मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं इस बीच के जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो कुछ घटनाएं रही हैं, कुछ खबरें रही हैं, उनके बारे में आप सबसे बातें करने जा रहा हूं। भले ही ये घटनाएं छोटी छोटी हैं, लेकिन प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से इक्वली इंपॉर्टेंट है और यहां तक कि इनका इस्तेमाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत भी किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। बांग्लादेश में जो घटना घटित हुई है, तख्ता पलट हुआ है, उसके बारे में मैंने एक इंडिपेंडेंट लेक्चर दिया था और वह यूट्यूब पर अवेलेबल है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उसे ध्यान से सुना होगा। और मैंने उस समय यह भी कहा था कि आपको इस खबर पर बाकायदे अपनी निगाह बनाए रखनी है, क्योंकि यह खबर खत्म नहीं हुई है। ये कंटिन्यूअस टेंस में, यह लगातार चलती रहने वाली खबर है। अब इसका अपडेटेड पॉइंट अभी तक का जो है वो ये है कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो बेसिकली बैंक कर रहे हैं, ग्रामीण जीवन को आजीविका उपलब्ध कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। उन्हें सरकार का मुख्य सलाहकार बना दिया गया है और अखबार ऐसा लिख रहे हैं कि एक प्रकार से फिलहाल यूनुस ही सरकार है। वहां अंतरिम सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम भारत के संदर्भ में ही देखेंगे, और वो ये है कि मोहम्मद यूनुस का मुख्य सलाहकार बनना कहीं न कहीं भारत के पक्ष में है। वो इस रूप में कि सलाहकार बनते ही उन्होंने ये बात कही कि वे भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, चाहे वो कुछ भी कहें, लेकिन ये उनकी अपनी विवशता भी है, क्योंकि भारत के साथ तनाव पैदा करके वो बांग्लादेश को आगे ले जाने की स्थिति में नहीं है। सबसे ज्यादा व्यापार तो हमारे साथ ही होता है उनका। लेकिन एक और भी महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, वो खुद बकायदे मुजीबुर रहमान के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। मुजीबुर रहमान साहब, जो शेख हसीना के पिता थे, उन्होंने आजादी दिलाई थी। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि वो शेख हसीना के विरोधी हैं, क्योंकि शेख हसीना भी उन्हें एक प्रकार से गरीबों का खून चूसने वाला जैसा मानती थी। लेकिन जो मुजीबुर रहमान के प्रति उनके मन में जो श्रद्धा का भाव है, वो डेफिनेटली उन्हें भारत से जोड़कर रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों, आप यूं कह लीजिए कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है कि मोहम्मद यूनुस ने मुख्य सलाहकार बनते ही भारत के साथ अपने मित्रतापूर्ण संबंध को बनाए रखने संबंधी वक्तव्य दिया है। जो दूसरी खबरें हैं वो ओलंपिक को लेकर हैं। मैं इनके बहुत विस्तार में जाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि इस बार जो ओलंपिक गेम हो रहे हैं, तो हमारे खिलाड़ियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है या जो भी वो उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, आप देखिए कि अखबारों में उन्हें बहुत जगह मिल रही है। मनु भाकर के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। वो 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुकी हैं, एक तो निजी प्रतिस्पर्धा में और दूसरी एक युगल प्रतिस्पर्धा में। दोनों उन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। ये आपके ध्यान में रहने चाहिए। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं ये मान करके चल रहा हूं कि दूसरे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, और वैसे भी आपको मालूम भी होना चाहिए। इसके बाद जो एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक जो घटना घटी, वो विनेश फोगाट के साथ घटी। आप सब उनके बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। रेसलर हैं, और चूंकि वजन 100 ग्राम अधिक हो गया, 50 किलोग्राम की कैटेगरी में उन्हें भाग लेना था, और सोचिए कि वो फाइनल में पहुंच गई थी। मतलब सिल्वर मेडल तो पक्का ही था, हम गोल्ड की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जिन खिलाड़ियों को हराया था वो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। वो टोक्यो ओलंपिक में उन्हें अब तक कोई नहीं हराया था। विनेश ने उन्हें पराजित किया था, तो हम तो गोल्ड की आस लगाए बैठे थे। लेकिन दुर्भाग्य से वजन कराते समय 100 ग्राम चूंकि उनका वजन अधिक निकला, इसलिए उन्हें प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यानी कि फाइनल मैच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना रही है, और मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यजनक घटना एक ऐसी घटना है जो खासकर 3 4 5 साल तक, तो या यूं कह लीजिए कि जब तक अगला ओलंपिक जो लॉस एंजलिस में होना है नहीं हो जाता, तब तक ये जनरल स्टडीज की एक खबर बनी रहेगी। विनेश फोगाट, और फिर आप जानते हैं कि उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके बाद जो हमारे अगले खिलाड़ी हैं, गोल्डन मैन नीरज चोपड़ा, भाला फेंक, उनसे भी इस बार पूरी उम्मीद थी कि वे गोल्ड लाएंगे, और वो फाइनल में पहुंच भी गए थे, लेकिन वो गोल्ड मेडल नहीं ला सके। लेकिन सिल्वर तो कम से कम उन्होंने दिलाया। हालांकि उन्होंने जो भाला फेंका है वो उनका अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा है।
सबसे लंबी दूरी तक का अब तक का उनका भाला गया है, लेकिन जो उनका अपोनेंट था, जो पाकिस्तान का था, उसने उनसे भी लंबी दूरी तक का भाला फेंक दिया और जाहिर है कि फिर उन्हें सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडल वो लेकर के आ रहे हैं, सिल्वर मेडल, और कंटिन्यूअस 2 मैचों में इस तरह से मेडल पाने वाले तो हमारे जो बहुत थोड़े से खिलाड़ी रहे हैं उनमें से एक नीरज चोपड़ा हो गए हैं। हॉकी हॉकी में भी लग रहा था कि इस बार हम गोल्ड ले आएंगे। हम फाइनल तक पहुंच गए, दुर्भाग्य से हमें फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। फिर बकायदे कांस्य पदक के लिए प्रतियोगिता हुई और थैंक्स गॉड कि कम से कम कांस्य पदक तो हम अपना बचाए रख सके। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले साल भी हमने हॉकी में कांस्य पदक प्राप्त किया था। यहां थोड़ा ये जानना जरूरी हो जाता है कि कांस्य पदक के लिए हमने किसको हराया। स्पेन को भारत ने कांस्य पदक के लिए 2-1 से हराया। तो दोस्तों, ये खेल की खबरें थी कुछ जो ओलंपिक से जुड़ी हुई थी। इनके बारे में बस अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान ही रख लेंगे तो अपने आप में पर्याप्त होगा। और मान लीजिए कि मेंस में भारत के खेल के बारे में कोई समीक्षात्मक टिप्पणी करने को पूछ लिया जाता है तो डेफिनेटली जब तक आप इनकी थोड़ी बहुत चर्चा नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले एक थोड़ी सी दुखद घटना घटी थी और वो घटना थी कि यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया था। वे 84 वर्ष की थी। यामिनी कृष्णमूर्ति, कला और संस्कृति आपके सिलेबस में है और जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की देश की श्रेष्ठतम नर्तकियों में थी। हालांकि उन्हें ओडिसी भी आती थी, लेकिन खासकर उन्होंने अपने पूरे के पूरे कैरियर में कुचिपुड़ी को बहुत आगे बढ़ाया। उन्हें सोच करके देखिए कि पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला और इसके बाद पद्म विभूषण भी उन्हें दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि वो कितनी अच्छी, कितनी बड़ी और कितनी श्रेष्ठ नृत्यांगना रही होंगी। एक और खबर है जो मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग खबर है। अरिजीत सिंह का नाम आपने सुना होगा। अरिजीत सिंह जो सिंगर है, फिल्मों में गाते हैं, अरिजीत सिंह। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके फेवर में एक फैसला सुनाया है। यह खबर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह अरिजीत सिंह से जुड़ी हुई खबर है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई खबर है। हो ये रहा था कि अरिजीत सिंह की आवाज को लेकर के, उनके फोटोग्राफ्स को लेकर के, उनके प्लेटफॉर्म को लेकर के और दूसरी चीजों को लेकर के मिसयूज किया जा रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। वो अपने बकायदे वेबसाइट पर डाल देते थे। अब अरिजीत सिंह के नाम पर तो फिर वेबसाइट पर थोड़ी सी भीड़ आ ही जाएगी, तो उन्हें उसका फायदा मिल जाता था। इसके खिलाफ अरिजीत सिंह ने कोर्ट में केस दायर किया था और अब कोर्ट ने बकायदे अरिजीत सिंह के पक्ष में फैसला दिया है और साफ साफ कहा है कि नहीं, इस तरीके से किसी के भी कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। देखिए, अरिजीत सिंह की आवाज है तो उनकी अपनी आवाज है, वह उन्होंने हासिल की है, वह उनकी प्रॉपर्टी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यह सुविधा उपलब्ध करा दी है कि हम उनकी आवाज को कॉपी कर सकें, जिसको आप वॉइस क्लोनिंग करना कहते हैं। आप कर सकते हैं और आप उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो उस पर कम से कम बॉम्बे हाई कोर्ट ने बकायदे एक फेवरेबल फैसला दिया है। हो सकता है कि इससे थोड़े से इस क्षेत्र में नियंत्रण लगे, लेकिन यह अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है। देखते हैं कि आगे चल करके क्या होता है, लेकिन यह एक बहुत ही सकारात्मक खबर है। और चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, तो बिना इस फैसले के आपका यह टॉपिक अपडेट नहीं होगा। ब्रिटेन की खबरें आप पढ़ रहे होंगे। ब्रिटेन एक प्रकार से अभी यूं कह लीजिए कि दंगों की गिरफ्त में है। वहां आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, काफी कुछ हो रही है। यह भी एक खबर है। प्री एग्जामिनेशन में कभी कभी इस तरह की घटनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि वे ब्रिटेन क्यों चर्चा में आया, और वहां फिर विकल्प दे दिए जाएंगे। दरअसल एक घटना यह हुई थी कि उसका एक शहर है साउथ पोर्ट, वहां लगभग 1 सप्ताह पहले की बात है, एक चाकू के हमले से 3 बच्चियों की मृत्यु हो गई और इन 3 बच्चियों की मृत्यु के बाद से ही इस तरह के दंगों की शुरुआत हो गई और चलते अब यह जो दंगा है लगभग 1 दर्जन शहरों तक फैल गया है। और याद रखिए कि उसमें
लंदन भी शामिल है, यानी कि राजधानी भी शामिल है, जो एक बहुत चिंताजनक बात होती है। तो आप देखिए कि किस तरह से ब्रिटेन जैसा देश, जो एक प्रकार से बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एक शक्तिशाली देश माना जाता है, एक बेहतर देश माना जाता है, वह भी अब इस तरह के दंगाइयों से परेशान होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हालांकि ये छोटी छोटी खबरें हैं, लेकिन मैं रिपीट करूंगा कि अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। तो आज के इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।